So today we are starting this chapter determinants, in which you require the concept of matrices also. इस चैप्टर में मैट्रिसेस का भी कंसेप्ट चाहिए, तभी जाके ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा. तो मैट्रिसेस इज ऑलरेडी डन. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट्स. ओके, so now everyone let's see here in this chapter determinants. First of all मैंने मैट्रिसेस में भी बताया था कि हम लोग डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, बट यहाँ पे भी मैं उसी से स्टार्ट कर रहा हूँ कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकाला जाता है. सो लेट मी स्टार्ट विद 2 into 2 order matrix. So you know that suppose if you have a 2 into 2 order matrix, let's say for example, okay, और इसका अगर हम लोग को डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है तो पहले मुझे ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन से डिटरमिनेंट के फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये डिटरमिनेंट का ब्रैकेट है और इस फॉर्म में कन्वर्ट करके मुझे इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा. कैसे? पहले मेजर डायगोनल का प्रोडक्ट, पहले हम लोग मेजर डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद माइनस माइनर डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. तो अगर मैं यहाँ पे माइनर डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 40, where the result is how much? -5. All right everyone, so we find that we have 3 3s are 9 minus 7 2s are 14, which is equal to how much? -5. तो 2 into 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट वैल्यू तुम लोग ने मैट्रिसेस में भी देखा था, बट फिर भी मैंने एक बार रिकॉल कर दिया. नाउ नंबर 2, अब हम देखेंगे 3 into 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकाला जाता है. सो लेट्स से अ डिटरमिनेंट, let's say a matrix. First let me write down one matrix और इसका हम लोग को डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है. तो पहले मुझे मैट्रिक्स का ब्रैकेट से डिटरमिनेंट के फॉर्म में मुझे एक्सप्रेस करना पड़ेगा. कैसे? बस ये ब्रैकेट को हटा के डिटरमिनेंट का सिंबल दे दें. सो वी हैव 3 minus 2 1, उसके बाद 7 3 2, and then we have 1 2 1 in the third row. Now I think you all remember this part कि ये सारा एलिमेंट जो है एक 3 into 3 ऑर्डर में, ये A11 है, ये A12 है, this is A13, this is A21, A22, 23, 31, 32 and 33. अब बताओ मुझे एक बार, अगर मैं इस एलिमेंट का पोजीशन का बात करूं तो 1 plus 1 2 इवन होता है. जहां भी सम इवन होगा वहां पे प्लस लगाएंगे हम लोग, जहां भी इन दोनों का सम ऑड होगा वहां पे हम लोग माइनस साइन लगाएंगे. दोनों का सम इवन होगा प्लस साइन, दोनों i और j का सम ऑड होगा तो माइनस साइन. सो वी हैव द साइन इन द ऑर्डर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. ठीक है, इस ऑर्डर में ये साइन होता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखो. नेक्स्ट, अब मुझे इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए एक 3 to 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने का जो मेथड होता है उसका नाम क्या होता है? एक्सपेंशन मेथड. ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे हम लोगों को 3 रोज दिख रहा है, 1 2 3 रोज, और यहाँ पे 3 कॉलम्स दिख रहा है. हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम को लेकर के हम लोग एक्सपैंड करेंगे. रिपीट, हाउ टू फाइंड आउट डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 3 into 3 ऑर्डर. How to find out determinant value of 3 into 3 order matrix? इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक्सपेंशन मेथड यूज करते हैं. व्हाट इज दिस एक्सपेंशन मेथड? इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को चूज करके उस रो या उस कॉलम के रिस्पेक्ट में हम लोग एक्सपेंशन करते हैं. तो सपोज अगर मान लो मैं रो 2 को लेके एक्सपैंड करूं, सपोज इफ आई एक्सपैंड अलोंग रो 2, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइन वाला भी मैं रो 2 को ही सेलेक्ट करूंगा. अब देखना ध्यान से, यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्सपैंडिंग अलोंग रो 2 R2. सी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो 2 इज 7, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे साइन क्या है? माइनस. अगर मैं इस वैल्यू इस नंबर पे मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे -7 आ जाएगा. उसके बाद इनटू उस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को एलिमिनेट कर देना, तो बच जाएगा -2 1 2 1. इस एलिमेंट का अगर हम रोज को और कॉलम्स को अगर एलिमिनेट कर दें तो अपनी कॉपी में देखना एक बार, -2 1 2 1 बच जाएगा.
सेकंड एलिमेंट का अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन का साइन देखें तो यहाँ पे क्या साइन है, प्लस। इस वैल्यू में अगर हम प्लस मल्टीप्लाई करें तो ये +3 आ जाएगा। उसके बाद उस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को अगर हम हाइड कर दें तो बच जाएगा 3 1 1 1। उसके बाद तीसरा एलिमेंट है 2, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जगह पे जो साइन है पोजीशन पे वो माइनस है। अगर हम इस माइनस साइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -2 हो जाएगा। उसके बाद उस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को हाइड करेंगे तो 3 - 2 1 2 आ जाएगा। ओके, नाउ यू ऑल नो हाउ टू फाइंड आउट डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 2 × 2 ऑर्डर। 2 × 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने तो आता ही है तुम्हें, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? -2 × 1 is -2, -2 × 1 is 2, 3 1 जा 3 -1 1 जा 1, 3 2 जा 6 minus 1 into -2 is -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। here you will get 6 and here you are getting 6 plus 2 8, 8 2 just 16, 6 minus 16 is -10, so we are getting 18। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा एक्सपेंशन, ओके, जो कि तुम लोगों को पता ही ऑलरेडी, बट फिर भी मैंने एक बार ब्रीफ कर दी, ठीक है, कि दिस इज द वे हाउ यू कैन एक्सपैंड एंड फाइंड आउट डिटरमिनेंट वैल्यू, ठीक है। यू कैन एक्सपैंड अलोंग एनी रो, जैसे मैंने यहाँ रो 2 को लेके की है, तुम यहाँ पे कॉलम 1 को लेके भी एक्सपैंड कर सकते हो, कॉलम 2 को लेके भी एक्सपैंड कर सकते हो। तुम लोगों ने पहले भी देखा है चैप्टर्स में इनवर्स और एडजॉइंट निकालने के, सॉरी इनवर्स निकालने के, ओके। सो एवरीवन यू कैन कॉपी डाउन वंस अगेन इफ यू वांट, एल्स आई विल इरेज द बुक, ओके। Write down the topic under determinants, properties of a determinants. See, actually just knowing expansion, how to expand a determinant will not do. मतलब सिर्फ अगर ये बताओ तुमको कि एक डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कैसे किया जाता है, तो ये चैप्टर में इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। इतना तो मैंने मैट्रिसेस में ही बता दिया था, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटरमिनेंट, जिससे बहुत फायदा होगा। देखना, अगर तुमको प्रॉपर्टीज पता होगा तो एक डिटरमिनेंट का वैल्यू एक्सपेंशन करना, बहुत सारा चीज बहुत आसान हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपर्टी नंबर 1। सबसे पहला प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द एलिमेंट्स of any particular row or column is 0, then the value of determinant is 0. So D मतलब determinant, मतलब ये एकदम लॉजिकल लग रहा होगा। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे, सपोज एक डिटरमिनेंट यहाँ पे अगर हम लिखे जिसका एक रोज का सारा एलिमेंट अगर 0 हो, तो तुमको देख के पता चल जाएगा कि हाँ, इसका एक्सपेंशन करके जो रिजल्ट आएगा वो भी 0 ही होगा, ठीक है। ये मुझे एज अ प्रॉपर्टी अगर हम नहीं भी बताते तो भी तुमको पता है कि अगर एक डिटरमिनेंट का किसी भी एक रो का अगर सारा एलिमेंट से अगर 0 है, या फिर किसी एक कॉलम का अगर सारा एलिमेंट 0 है, तो फिर उसका डिटरमिनेंट वैल्यू एक्सपेंशन के बाद क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्योंकि मान लो ना, अगर हम फर्स्ट रो को लेके एक्सपैंड करेंगे तो 0 × 0 ही आएगा, फिर दूसरा एलिमेंट 0 है तो 0 × एनीथिंग 0 ही होगा, फिर तीसरा एलिमेंट भी 0 है तो 0 × एनीथिंग 0 ही होगा। सो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ही आएगा, ओके। सेकंड प्रॉपर्टी, if any two rows or columns of a determinant are identical, then the value of a determinant is 0. ये प्रॉपर्टी क्या है देखना एक बार। सपोज अगर मान लो डिटरमिनेंट है, सपोज वी हैव अ डिटरमिनेंट, लेट्स से 1 2 3 इन द फर्स्ट रो, then 3 - 2 1 in the second row, and third row में भी 1 2 3 मैंने लिखी। तो देखो यहाँ पे रो 1 का सारे एलिमेंट्स और रो 3 का सारा एलिमेंट्स क्या, देखो तो आइडेंटिकल 1 1 2 2 3 3।
ऐसे नहीं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 होने से हो जाएगा, ये 2 है, यहाँ पे 2 होने से हो जाएगा, ये 3 है, यहाँ पे 3 होने से हो जाएगा, ऐसे नहीं। मतलब आइडेंटिकल मतलब इस तरीके से 1 1 2 2 3 3। अगर किसी भी डिटरमिनेंट का किसी भी कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, रो को रो से कंपेयर करेंगे, कॉलम को कॉलम से। ये मत बोलना कि सर पहला रो और पहला कॉलम अगर आइडेंटिकल होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, कुछ वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पे श्योर है कि अगर दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होगा तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ही होगी। समझ में मैंने बात क्या बोला मैंने? अगर बहुत लोग पूछेंगे कि सर अगर पहला रो और पहला कॉलम आइडेंटिकल होगा तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है ना आंसर, तो आंसर कुछ होगा, कोई वैल्यू होगा। लेकिन हम ये प्रॉपर्टी जो समझा रहे हैं इसमें क्या है कि अगर पहला रो और कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल होगा तो उसको एक्सपैंड मत करना, अभी करके देख सकते हो तुम लोग। ये एक सम अगर है इसको तुम एक बार करके एक्सपैंड देख सकते हो, बट नेक्स्ट टाइम से एक्सपैंड मत करना, डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख देना 0। और इसका रीजन क्या लिखना, सिंस रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, तो फिर इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। एक बार ये दोनों प्रॉपर्टीज फटाफट कॉपी करो, अपने फॉर्मूला कॉपी में डायरेक्ट कॉपी करो। नंबर 3 राइट डाउन, तो जस्ट अ मिनट, एक बार पहले ये मत कॉपी मत करो, सुनना। सबसे पहले एक काम करो तुम लोग, ये एक मैंने डिटरमिनेंट में दे रहा हूं, सपोज 3 minus 2 1 1 4 minus 3 3 minus 3 4 4 minus 5 है, ठीक है। एक काम करो तुम लोग, इसको एक्सपैंड करो, ठीक है, इसको एक्सपैंड करो एक बार, और एक बार इसको एक्सपैंड करो, दोनों का अलग फटाफट एक्सपैंड करो, ये -5। Now I want everyone to pay attention here. See, my objective was not to just expand and see the expansion के expansion को आते हैं नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से ये था समझाना तुम लोग को कि ये दोनों में एक बार तुम लोग ये दोनों डिटरमिनेंट्स में रिलेशनशिप चेक करो। देखो इस डिटरमिनेंट को और इस डिटरमिनेंट को अगर हम कंपेयर करें तो पता है क्या दिख रहा है मुझे, सेकंड रो दोनों का आइडेंटिकल, ठीक है, बट पहला रो इधर थर्ड रो में है और इसका थर्ड रो यहाँ पे फर्स्ट रो में। मतलब हम बोल सकते हैं ऐसा कि ये डिटरमिनेंट जो मैंने ये डिटरमिनेंट लिखा है, मैंने यहाँ पे रो 1 को रो 3 के साथ इंटरचेंज करके लिखा, मतलब इसका मैंने रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर दिए तो ये। अब एक बात बताओ, तो दोनों का रोज को इंटरचेंज करने से, इंटरचेंज करके जो रिजल्ट आ रहा है, इंटरचेंज करने से जो डिटरमिनेंट आया, एक बात बता सकते हो तुम लोग मुझे, आंसर में क्या डिफरेंस है दोनों में, बताओ आंसर में क्या डिफरेंस है? सिर्फ साइन का डिफरेंस है देखा जाए तो। देखो आंसर में सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन सिर्फ डिफरेंट है। देखो ये माइनस है तो ये क्या बताओ तो प्लस है, इज दिस क्लियर? ये माइनस है तो ये क्या बताओ तो एक बार प्लस है। ऑलराइट, सो वी फाइंड दैट, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर, देखो ध्यान देना, मतलब अगर हम कोई भी एक डिटरमिनेंट का अगर हम रोज को इंटरचेंज कर दें, रोज को रोज के साथ, अब ये मत बोलना कि सर हम रो को कॉलम के साथ करेंगे तो क्या होगा, कुछ होगा, मतलब आंसर कुछ आएगा, कुछ वैल्यू आएगा। बट यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी सीख रहे हैं जहां पे अगर दो रोज को या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो फिर मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड मतलब साइन में सिर्फ चेंजेस आएगा, मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल है, आई थिंक आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन बिकॉज़ थोड़े दिन बाद रिएक्ट मत करना प्लीज, यहां पे देखो सब कुछ। देखो अगर मैं ये बोलूं कि ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट इक्वल है तो बिल्कुल गलत होगा मेरा बात, ठीक है। लेकिन अब अगर हम बोले कि अब इक्वल है तो सही होगा, देखो 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 तो अगर हम पहले बोलते इक्वल है तो गलत था, लेकिन अगर हम इसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दे तो सही है या नहीं, बताओ मुझे, यस टेल मी, क्या अभी सही है? क्योंकि अगर मैंने इसके डिटरमिनेंट में आगे माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर आंसर भी क्या आएगा बताओ तो, माइनस ऑफ 24 इज व्हाट, -24। देखो आंसर मैच किया, मतलब हम ये बोल सकते हैं, राइट डाउन एवरीवन, राइट डाउन, if any two rows, write down everyone, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, if any two rows or columns of a determinant are interchanged,
then the value, then the magnitude of then magnitude remains same but sign changes. If any two rows or columns of a determinant are interchanged, then magnitude remains same. मतलब दोनों का magnitude में कोई changes नहीं आएगा, बस changes कहाँ पे आएगा? Sign में. But sign changes. सर ठीक है? हाँ बोलो. सर अगर ये हम लोग फर्स्ट और सेकंड रो के साथ करेगा तो होगा? हाँ कोई भी दो रोज मतलब फर्स्ट रो सेकंड रो. फिर हम एक बार ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं सिस्टम. एक बार तुम लोग लिख लिया जो मैंने बोला अभी. सर और एक मतलब डाउट था सर कि अगर दो रो को इंटरचेंज किया और वो दोनों रो सेम है तब तो ये ट्रू नहीं होगा. अगर दो रोज इंटरचेंज करोगे तब तो क्या हो जाएगा ना, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू वहीं पे जीरो हो जाएगा. फिर उनको इंटरचेंज करने में कोई उतना इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि दो रोज अगर इक्वल मतलब आइडेंटिकल है तो वहीं पे तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? कॉलम को इंटरचेंज करने पे भी होगा क्या ये चीज? एग्जैक्टली. हम देखो अब वही सेम बात आया, कॉलम्स को कॉलम के साथ, रोज को रोज के साथ. आई कैन नॉट मिक्स रोज एंड कॉलम्स कि हम रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते. ओके अब देखना एक एग्जांपल जिससे क्लियर हो जाएगा. सर वो स्टेटमेंट वापस रिपीट कर देगा सर, मेरा पर्पस खाने लग गया था. if any two rows or columns if any two rows or columns of a determinant are interchanged, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, then magnitude remains same but sign changes. ठीक है, ये क्या है ध्यान रखने को. सपोज एक डिटरमिनेंट है, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू, देखो ध्यान रखना, दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डी ई एफ ए बी सी जी एच आई लिख रहा हूं, ध्यान रखना. और मैं यहां लिख रहा हूं कि रो 1 इंटरचेंज्ड विद रो 2. एक बात बताओ, अगर मैं सपोज रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज किया मैंने, तो एक बात बताओ, मेरा ये लिखना सही रहेगा कि दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे मैंने इक्वल लिख दिया, बोला कि ये इसके बराबर है, क्या मैंने ये बोलना सही रहेगा यहाँ पे ये लाइन में? बोलो यस और नो, टेल मी. नहीं सर माइनस साइन लग जाएगा. वेरी गुड. तो अगर मुझे इसको बैलेंस करना होगा, अब मैं अगर माइनस साइन दे दूं तो बैलेंस हो गया. अब सही है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब मान लो तुम लोग नेक्स्ट स्टेप में कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज करना चाहते हो, या कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ, मान लेते हैं कोई भी दो कॉलम्स को, मान लो कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज करना चाहते हो. तो फिर यहां पे क्या होगा कि ये एलिमेंट, सॉरी ये कॉलम का सारा एलिमेंट्स यहां पे आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा थर्ड कॉलम. तो फिर अब आप बताओ, तो आगे ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो माइनस प्लस. अब क्या होगा? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू इसके बराबर है और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू इसके बराबर है, मतलब सारा का डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होगा. लेकिन मैंने क्या लिखा है बताओ तो, कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड मैग्नीट्यूड रिमेंस सेम बट साइन चेंजेस. तो वो चीज के लिए मैंने क्या बताया कि देखो क्योंकि साइन चेंज हो रहा है तो वो सेम बनाने के लिए हम लोग आगे माइनस साइन दे रहे हैं जब जब हम कॉलम्स को या रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं. आई थिंक सर आप थर्ड वाला विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वाला किया है ना? यहाँ पे मैंने इसमें मैंने क्या किया कि फर्स्ट को और सेकंड को इंटरचेंज किया. ये देख सकते हैं. नहीं सर, थर्ड वाला को सेकंड से किया ना? इस स्टेप में मैंने कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज किया. ठीक है सर. Okay, I hope it is clear everyone. Next, now property number 4. Property number 4 everyone note down. Suppose मान लो मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, देखना एक बार. सपोज एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे मान लो 2a 2b 2c, यहाँ पे 2d 2e 2f और एक डिटरमिनेंट है मान लेते हैं.
Now everyone tell me one thing. सुनना एक बार ध्यान से। अगर मान लो मैं मैट्रिक्स में कॉमन लेना चाहूं तो कैसे कॉमन आएगा, कोई बता सकता है यहाँ पे कॉमन कैसे आएगा? सपोज यहाँ पे मैं अगर कॉमन हूं तो मुझे कैसे कॉमन लेना होगा, बताओ टेल मी। सर 2 मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स के बाद। नहीं अच्छा, मतलब मैट्रिक्स के आगे 2 आ जाएगा तो यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या आएगा? A B C D E F G H I आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, डिटरमिनेंट में भी क्या वही सेम चीज सेम तरीके से होगा? नहीं, सेम तरीके से नहीं होगा। सुनना यहाँ पे, डिटरमिनेंट में जब हम कॉमन लेंगे ना तो कॉमन लेते वक्त मुझे ध्यान क्या रखना पड़ेगा, सुनना है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग कॉमन जब मैट्रिसेस में कॉमन लेते हैं तो हम लोग हर एलिमेंट में देखते हैं वो चीज कॉमन है। ऐसा नहीं है कि 3 जगह कॉमन है तो कॉमन ले लिया वहां पे, नहीं। बट डिटरमिनेंट में क्या होता है कि हम जब कॉमन लेते हैं तो हम लोग को क्या ध्यान रखना होता है, रूट ऑफ। जैसे यहाँ पे हम रो वाइज कॉमन है, जैसे कि रो 1 में क्या कॉमन है, देखो देखो रो 1 में क्या कॉमन दिख रहा है, 2, तो बाहर एक 2 कॉमन है। रो 2 में अलग से कॉमन चेक करो क्या कॉमन है, रो 2 में भी 2 कॉमन है, इसका एक और 2 कॉमन ले लेंगे। रो 3 में क्या कॉमन है बताओ तो 2, इसका एक और कॉमन ले लेंगे 2, तो क्या बच जाएगा बताओ तो A B C D E F G H I। मतलब डिटरमिनेंट में कॉमन लेने का मेथड अलग तरीके से होता है, बट मैट्रिसेस में क्या होता है कि हम लोग ओवरऑल हम लोग मैट्रिसेस का हर एक एलिमेंट से कॉमन सोचते हैं, बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं सोचते। अगर मान लो यहाँ पे रो 1 में कुछ कॉमन है तो उसका रो का अलग कॉमन ले लिया, मतलब वी टेक कॉमन रिस्पेक्टिव रो वाइज रिस्पेक्टिव कॉलम वाइज। व्हेन वी थिंक कि उस कॉलम में, मतलब अगर हम मान लो कॉलम 1 में देख रहे हैं कुछ कॉमन है तो वो कॉलम का अलग कॉमन लेंगे, कॉलम 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है वो अलग कॉमन लेंगे, कॉलम 3 में कॉमन दिख रहा है उसका अलग कॉमन लेंगे, रो 1 का कॉमन दिख रहा है वो अलग कॉमन लेंगे। मतलब हम यहाँ पे रो वाइज रिस्पेक्टिव रो रिस्पेक्टिव कॉलम कॉमन लेते हैं, ओवरऑल कॉमन नहीं लिया जाता है। ये भूल मत कर देना कि यहाँ पे 2 कॉमन लेके बाद ऐसे 2 लिख देना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में 2 into 2 into 2 आ जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, इज दिस क्लियर? एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। जैसे मान लो सपोज एक डिटरमिनेंट है, suppose we have got 2, let's say for example we have got 12 A 2B 2C। यहाँ पे मान लो सपोज 6D EF 6G HI। तो बताओ तो यहाँ पे कॉमन क्या है, बताओ तो यहाँ पे। तो 2 is common निकल सकता है, 2 into 6। मतलब यहाँ पे रो 1 में 2 कॉमन है और कॉलम 1 में 6 कॉमन दिख रहा है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे A B C D E F G H I। समझ में? अब देखो एक और चीज है, जैसे मैंने कॉमन लिया है मैट्रिसेस के आगे तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो डिटरमिनेंट में क्या होता है कि डिटरमिनेंट के आगे सपोज कोई कांस्टेंट है, लेट्स से सपोज 36 से मान लेते हैं, तो मुझे बता सकते हो तुम लोग 36 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर मान लो मुझे 36 को डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या क्या कर सकते, कोई मुझे बता सकता है ये बात? चल बताओ, कोई आइडिया दे सकता है? यस यस 36 को कोई भी रो या कोई भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। हम 36 को किसी भी एक रो का हर एक एलिमेंट से या किसी भी एक कॉलम का हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर मुझे लगता है ऐसा कि नहीं 36 को हम 3 into 2 into सपोज 4 into 9 लिखें और एक 4 को रो 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 को रो 1 से मल्टीप्लाई करें और 9 को रो 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो भी एक ही बात है। सर मतलब अगर हम 36 को सबसे मल्टीप्लाई करें या फिर 4 या 9 को अलग अलग रो में करें तो इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू सेम ही आएगा। तुम देखो कॉमन लेकर के क्या है, देखो रो 1 से 4 कॉमन ले लिया, 4 रो 3 से कॉमन ले लिया 9, तो 4 9 तो 36 है, तो सर ओके। तो इतना तक क्लियर हुआ? अब तुम लोग का अपना अपना जो डाउट है वो क्लियर करो, जस्ट सर now let me take a few examples so that it is more clear to you all. Let's say for example we have a determinant 2 3 4
लेट्स से इसका वैल्यू कितना आएगा देखो 4 2 जा 8 3 2 जा 6 कितना हो गया आंसर। अब सुनने का नेक्स्ट सपोज अगर मान लो 3 into ये डिटरमिनेंट है, ठीक है 3 into ये डिटरमिनेंट है, तो जरूरी नहीं है कि तुमको 3 को पहले मल्टीप्लाई किसी एक रो से करना ही है। क्यों करेंगे हम 3 को बाहर रख देते हैं और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 2 है तो आंसर क्या आएगा 6 है। अब देखना तीसरा एग्जांपल। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि तुम लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो ये अगर मल्टीप्लाई भी किया तो किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से, ये तो हम नहीं कर सकते ना 3 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते हम। तो अगर मान लो मैंने मल्टीप्लाई कर भी दिया सपोज फर्स्ट रो का हर एक एलिमेंट से और मैंने अब सॉल्व किया तो भी इसका आंसर देखो 6 ही आया। मतलब ये तुम लोग को बताना था मुझे कि देखो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किसी एक रो से या किसी भी एक कॉलम को करने से मल्टीप्लाई तुम्हारा डिटरमिनेंट वैल्यू में चेंजेस नहीं आता। तुमको ओवरऑल एक चीज समझना पड़ेगा, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 2 है और इस डिटरमिनेंट के आगे कोई कांस्टेंट है तो फिर डिटरमिनेंट वैल्यू में चेंजेस कितना आएगा 3 टाइम्स इसका वैल्यू। इसको पहला बात समझना है, यहाँ पे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा बात समझना ये जरूरी है, इस एग्जांपल से मैं ये समझाया तुम लोगों को कि देखो अगर हम 3 को किसी भी एक रो से जैसे यहाँ रो 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर एक्सपैंड किया तो भी आंसर 6 ही आएगा। तुम अगर मान लो सपोज इसको कॉलम 1 से एक्सपैंड करते सॉरी कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करते तो भी आंसर वही आएगा, देखो 6 ही आएगा। समझ में अभी ये क्लियर हुआ कि हम अगर रो 1 से मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट को, रो 2 को या रो 3 से या कॉलम 1 से, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में बात ये क्लियर हुआ। तो एक बात बताओ मुझे, सपोज इफ A is a square matrix of order n, can you tell me what is the meaning of square matrix of order n? Can anyone tell me? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ n into से मतलब वो n into मतलब n उसका रोज भी n है कॉलम्स भी n है, ठीक है। एंड सपोज उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू इज सपोज k, ठीक है। सपोज उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू k है, देन नंबर 1 what will be m into determinant a का वैल्यू, नंबर 2 what will be m a का डिटरमिनेंट वैल्यू। लेकिन इसको समझने से पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पहले तुम लोग वो देखो। आई थिंक ये कॉपी नहीं करना, समझ में आ गया हो। अब देखना now listening, suppose if A is a square matrix of order 3 cross 3 and A का determinant value 3 है, then number 1 what is 3 into determinant and number 2 what is 3A का determinant value। तुम लोग पहले इस पे फोकस नहीं करके पहले मुझे इसका आंसर निकाल के दिखाओ। सर पहला वाला एक सेकंड ठीक है, आंसर निकाल के दिखाओ। एक बार मैं रिकॉर्डिंग करता हूं, जस्ट see first of all A is a square matrix of order 3 cross 3 means let me take these elements। इसका हम लोग को देखो डिटरमिनेंट वैल्यू ये होगा 3। तो हम लोग को पहला वाला में बताने निकालना है व्हाट इज 3 टू डिटरमिनेंट। तो इसका जब डिटरमिनेंट वैल्यू पता ही है तो 3 को मल्टीप्लाई करके फायदा क्या है, हर एक एलिमेंट से। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 3 जा 9 हो गया। तो बहुत सिंपल है, ये है 3। देखो ये क्या है 3 into मैट्रिक्स A, तो 3 into मैट्रिक्स A क्या होगा 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3L। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें कॉमन लेंगे। देखो क्योंकि ये 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू में 3 जो है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ होगा 3 है, तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई जब हुआ होगा तो यहाँ पे 3 मुझे रो 1 का अलग कॉमन लेना होगा, 3 रो 2 का अलग कॉमन लेना होगा और ये 3 रो 3 का अलग कॉमन लेना होगा। मतलब मुझे 3 कितना बार कॉमन लेना होगा 3 बार।
और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हमको पता है, ये आंसर 81। ठीक है, तो अब एक बात बताओ मुझे, तुम लोग क्या फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है, m इंटू डिटरमिनेंट a का आंसर क्या होगा? ये तो m इंटू k हो जाएगा, ये तो सबको पता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका कोई बता सकते हैं आंसर क्या होगा? Sir, m to the power n into k. वेरी गुड, व्हाट इज m टू द पावर n? व्हाई m टू द पावर n? बिकॉज़ m एक कांस्टेंट है, वो मैट्रिक्स a से जब मल्टीप्लाई हुआ होगा तो जितना रोज होगा उतना बार कॉमन लेना होगा। कितना रोज होगा, कितना ऑर्डर है n, ठीक है, तो अगर n ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है मतलब n रोज होगा तो कितना बार कॉमन आएगा n? जैसे 3, ये 3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है ये, तो 3 कितना बार कॉमन आएगा? 3 बार, तो 3 टू द पावर 3, तो m कितना बार कॉमन आएगा? n बार, दैट इज m टू द पावर n इनटू k। ओके, तो ये हो गया फॉर्मूला। ओके, जिसको जो ये 1 मार्क्स दिखा सकता है इस सब्सेंस। Now property number 5 and then 6, okay? See, अगर मान लो A का डिटरमिनेंट वैल्यू, मैट्रिक्स A का अगर डिटरमिनेंट वैल्यू K है, then please note that उसका ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट वैल्यू K ही होगा। मतलब ट्रांसपोज करने से किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो अनचेंज रहेगा। तुम देख सकते हो एग्जांपल लेकर के, कोई भी एक एग्जांपल लेना, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना, उसका ट्रांसपोज करना, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना, देखो अनचेंज रहेगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 6? एवरीवन बताओ। सर जो रूल नंबर 5 में ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट का बात हो रहा है ना? हाँ, just I want to think, I mean attention नहीं देना, just note down, ध्यान देना, पहले कॉपी मत करो। अब एक बात बताओ मुझे तुमको, सपोज एक डिटरमिनेंट में मान लेते कि इस तरह का डिटरमिनेंट है और तुम लोगों को ये बात पता है कि हम लोग किसी भी रोज या किसी भी कॉलम्स को लेके एक्सपैंड करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, बट इस समय तुम लोग कौन सा रो या कौन सा कॉलम को चूज करना बेटर समझेगा? बताओ। फर्स्ट रो। सर फर्स्ट, बिकॉज फर्स्ट रो में ज्यादा जीरोस है, इससे फायदा क्या होगा? फर्स्ट रो में ज्यादा जीरोस है तो साइन याद है, प्लस माइनस प्लस। अगर ज्यादा जीरोस है तो अगर हम फर्स्ट रो को लेके एक्सपैंड करेंगे तो होगा क्या? 2 + 2 इनटू रोज एंड कॉलम्स को एलिमिनेट करने के बाद जो बचता है डिटरमिनेंट वो लिखो। सेकंड एलिमेंट में माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इसके रोज और कॉलम्स को एलिमिनेट करके जो बचता है वो लिख दो। थर्ड एलिमेंट में प्लस साइन मल्टीप्लाई करके जो बचता है रोज एंड कॉलम्स एलिमिनेट करके वो लिख दो। अब देखो मैंने रो 1 को लेके एक्सपैंड किया, लेकिन लास्ट में बच क्या रहा? देखो तो बच रहा है सिर्फ 2 * 4 5 5 - 3, क्योंकि हम देखें तो रो 1 में ये और ये एलिमेंट 0 है, तो 0 * एनीथिंग इज 0, तो आखिर में बच क्या है? देखो तो लास्ट में 2 * 4 5 5 - 3। तो देखो तुम लोग ध्यान से कि अगर एक डिटरमिनेंट का, अगर एक रो का या एक कॉलम का अगर 2 एलिमेंट 0 होगा तो उसको लेके एक्सपेंशन करना ज्यादा इजी होता है। लेकिन क्या हम लोग को हर समय इस तरह से दिया रहेगा? यहाँ तो मैंने दे दिया कि देखो यहाँ पे रो 1 में 2 0 है, तो एक्सपैंड किसको लेके करोगे? रो 1। लेकिन इस तरह से हम लोग को हर एक डिटरमिनेंट में 2 0 दिया नहीं रहेगा, लेकिन हमारे पास ऐसा प्रॉपर्टीज भी है जो भी हम बताने वाले हैं, जिसको यूज करके तुम लोग 2 zeros बना सकते हो एक्चुअली, ठीक है। ऐसा प्रॉपर्टीज भी है जिसको यूज करके हम लोग 2 एलिमेंट्स को 0 बना सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस लर्न हाउ टू मेक एक पर्टिकुलर रो का या एक पर्टिकुलर कॉलम का अगर मुझे 2 0 बनाना होगा तो कैसे 0 बनाया जाता है। लेट अस सी दिस पार्ट।
तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये एक बार ऑपरेट मैंने यहाँ पे लिखा है, जो भी लिखा है तुम एक बार ये कॉपी कर लो, ठीक है, जैसे भी लिखा है, समझ में नहीं आ रहा हमको पता है, बट यू कॉपी डाउन दिस फर्स्ट। ये आर ऑफ आई लिखा हुआ है क्या? Now see the first example, note down. The first example under 6 का 1, सपोज मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है। Here you have, let's say for example, you have 7, 9, 8, any, I mean just randomly कुछ भी ले रहे हो, 3, 4, 3, 2, 7. Now listen. देखो ध्यान देना यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ सपोज अगर तुम लोगों को मैं ये इंस्ट्रक्शन दूं कि इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को 0 बना दो, ठीक है, क्या बोला मैंने, जो मैंने जिसको सर्कल किया उसको 0 बना दो, ठीक है। अब एक बात बताओ, जिन दोनों एलिमेंट्स को मैंने सर्कल किया वो एक साथ कहां पे, बताओ तो, एक साथ कहां पे, रो वाइज है या कॉलम वाइज है? कॉलम बाय रो वाइज। कॉलम, रो वाइज कैसे है बताओ, एक साथ रो वाइज है, इसको रो वाइज बोलते हैं, एक साथ कैसे, कॉलम वाइज है। अब बताओ मुझे ये अलग अलग कैसे, मतलब अगर हम इसको सेपरेटली देखें तो बताओ तो ये एलिमेंट सेपरेटली कैसे है, सेपरेटली देखें तो 3 रो 1 पे है और 2 जो है वो रो 2 पे है, ठीक है। मतलब मुझे रो 1 के ऊपर रो 1 पे जो एक एलिमेंट है 3 उसको चेंज करना है और उसको 0 बनाना है, और रो 2 के ऊपर एक एलिमेंट है 2 उसको मुझे 0 बनाना है, ठीक है। और अपने लोग को जिन दोनों रोज के ऊपर जो एलिमेंट्स को मुझे 0 बनाना है, इन दोनों रोज को छोड़ के अपने पास बच रहा है रो 3, अपने पास क्या बच रहा है, रो 3 पे मैंने स्टार लगा दिया, क्या बच रहा है बताओ तो, रो 3 बच रहा है, उस पे मैंने स्टार लगा दिया। लिसन, तुम जिस दो रोज को चेंज कर रहे हो, देखो एक बार ध्यान से, जो दो रोज को तुम चेंज कर रहे हो टेंड्स टू, ये सिंबल टेंड्स टू के लेफ्ट में हम लोग उस रो को लिखते हैं जिस रो को मुझे चेंज करना होता है, और जिस रो को हम चेंज करते हैं उसको टेंड्स टू के बाद सबसे पहले उसी को लिखना पड़ेगा। देखो क्या लिखे, रो आई टेंड्स टू रो आई, रो जे टेंड्स टू रो जे। इसमें ज्यादा क्वेश्चन मत करना, तुम लोग बोल समझना पहले कि ऐसे कर सकते हैं, मतलब इनिशियली ऐसे ही कर सकते हैं, मतलब इसका और कोई उपाय नहीं है। बिकॉज अगर अभी हम ना तुम लोग को अगर हम बताने लगे कि ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये तरीका भी है, वो भी तरीका भी है, तो अभी पता है क्या होगा, एट द एंड कुछ भी नहीं तरीका समझ में आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा तरीका को फॉलो करना है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू वन मेथड एंड थिंक दैट दिस इज द ओनली वे टू डू, रेस्ट यू डोंट हैव एनी अदर वेज, ठीक है। क्यों, उसका जवाब भी अभी नहीं, वो एक एक करके आस्ते आस्ते मिलेगा तुम लोगों को। एक बार में सवाल का जवाब हम देने चले जाएंगे ना तो बस देते रह जाएंगे और तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आएगा, लगेगा नहीं कि मैंने बताया क्या, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, ये नहीं समझ में आएगा। तो सो प्लीज लिसन इट केयरफुली। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस दो रोज को चेंज करना है उस रो को पहले तो लिखना ही पड़ेगा, और उसके बाद हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। कैसे, किसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो तीसरा रो है, के मतलब क्या है, के का मतलब क्या है, आर के का मतलब है, के मतलब कांस्टेंट वाला रो, मतलब जिसको मैंने फिक्स रखा है उस रो को हम यूज करेंगे, जिसको मैंने फिक्स रखा है उस रो को यूज करेंगे टू चेंज द अदर टू रोज। तो एक बात बताओ तो यहाँ पे R1 और R2 पे मुझे R1 और R2 को चेंज करना है, तो बताओ तो कौन सा रो फिक्स है यहाँ पे, किसको चेंज नहीं करना बताओ तो, R3। मतलब ये जो RK है, जो ना RK के जगह पे अपना क्या बताओ तो R3 है इस समय, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, और एक और चीज देखो, सपोज मैं अगर मान लो 3 दे दिया मैंने और 1 दे दिया, और मैंने तुमसे बोला कहा कि बीच में क्या मल्टी लगाएंगे हम लोग, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, इसमें क्या लगाएंगे, सब चलो इनटू डिवीजन छोड़ दो, प्लस माइनस में से क्या लगाएंगे कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ जाएगा, होता है ना आईक्यू लेवल का क्वेश्चन, तुम दोनों को 0 बनाओ, तो क्या करेगा तुम लोग बताओ तो 0 बनाने के लिए क्या, 3 - 1 0 नहीं सर, पहले 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस करेंगे, हां तो 3 * 1 माइनस बीच में लगा, सीधा सा पता है। अपने लोग को डिटरमिनेंट में अगर 2 0 बनाना होगा ना और कहीं 1 दिखता है ना, मतलब अपने लिए गिफ्ट है,
क्या गिफ्ट है कि 2 जीरो बन जाएगा, बहुत आसान है। कैसे क्यों बता रहे देखो ध्यान से। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इन दोनों को 0 बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ 1 होता तो क्या होता, वहां 1 होने से नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, सुनना है, रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 3। मतलब मैं रो 1 का इस एलिमेंट के हिसाब से सोच रहा हूं मैं इसको हिसाब से, लेकिन रो 1 का हर जगह चेंजेस तो आना ही है। तो रो 1 माइनस व्हाट, 3 टाइम्स ऑफ रो 3, सॉरी, रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 3, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो सिमिलरली मुझे बताओ कि रो 3 को यूज करके मैं रो 2 का इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लिखना पड़ेगा, बताओ। इस तरह का कैसा ऑपरेशन लिखना पड़ेगा, रो 1 टेंड्स टू लिखा है ना मैंने, तो क्या लिखना पड़ेगा बताओ। रो 1 सर रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 3, रो 2 टेंड्स टू रो 2, देखो जिस रो को हम चेंज करें उसको तो पहले लिखना ही पड़ेगा, वो तो मैंने बताया था। उसके बाद बताओ रो 2, और मुझे यूज करना है इसको, तो रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 3। अब देखो चेंजेस कैसे चेंज है, तो मैं क्या कर रहा हूं देखना, ये रहा रो 1 और ये रहा रो 3 पूरा। तो रो 1 का पहला एलिमेंट 3 है माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 3, 3 टाइम्स ऑफ 1, सो व्हाट इज 3 माइनस 3 1 3, तो यहां क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रो 1 का सेकंड एलिमेंट 2 है माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 3। अब रो 3 का सेकंड एलिमेंट क्या है, 4, तो 2 माइनस 3 4 12, कितना हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा एलिमेंट रो 1 का 3 है, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 3, तो 3 माइनस 21 कितना हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 21 क्या हो जाएगा, माइनस 18। अब मैं रो 2 को चेंज करता हूं, तो रो 2 का पहला एलिमेंट 2 है माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 3, दैट इज 1, तो 2 माइनस 2 1 2, यहां क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद रो 2 का दूसरा एलिमेंट है 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4, कितना हो जाएगा, 3 माइनस 8 माइनस 5। उसके बाद तीसरा एलिमेंट है रो 2 का 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 7, कितना हो जाएगा, माइनस 12। और रो 3 जैसा है वैसे ही रहने दो। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, इधर 2 0 बना दिया। मैंने बोला था कि 3 और 2 को 0 बनाओ। अब तुम बोलता सर आपने क्यों बोला, अगर हमको नहीं आप बोले रहते तो हम क्या करते, कैसे समझ में आता, तुमको सब समझ में आ जाएगा। अभी हम स्टार्टिंग में ऑपरेशन सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना एक बार, मुझे इन दोनों को 0 बनाना था, तो ये जो है अलग अलग कहां पे, अलग अलग कैसे, सेम कॉलम वाइज है लेकिन अलग अलग कैसे, रो वाइज। अब बताओ मुझे, ये रो 1 पे है और ये रो 2 पे है, तो बचा कौन सा, तो रो 3। मतलब मुझे रो 3 को यूज करना है इन दोनों को 0 बनाने के लिए। तो यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, तो रो 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 3, ये 2 है, यहाँ पे 1 है, तो रो 2 टाइम्स रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 3, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको एक्सपैंड करना, तो बताओ तो किस रो या कॉलम को लेके एक्सपैंड करोगे तुम यहाँ पे, यस, एक्सपैंड करें कॉलम 1 में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 1 इनटू इसका रोज एंड कॉलम्स को हाइड कर। तुम लोगों ने सर फायदा क्या हुआ, अभी फायदा समझ में नहीं आएगा, फिर तुम सिर्फ सीखो कि कैसे किया जाता है ऑपरेशन सप्लाई। चलो एक बार कॉपी करो सब। So I don't think I need to teach you कि इसका expand करके result क्या है, that is one. Now students tell me one thing. Suppose you have 1 1 1 3 4 7 6 2 9, ठीक है। अब बताओ मुझे, अगर मान लो मुझे इन दोनों को 0 बनाना, ठीक है, तो बताओ तो ये अलग अलग, दोनों को अलग अलग हम देखें, डिस्टिंक्ट देखें, तो ये कौन कहां पे बताओ, फटाफट बताओ। अलग अलग रूम है सर, कौन सा नंबर बताओ सर रो 2 और रो 3, ये रो 2 पे है और ये रो 3 पे है।
और ये बचा है, मतलब ये रो 1 बच गया। तो बताओ तो अगर हम मुझे इसको और इसको 0 बनाना है तो कैसे 0 बनाएंगे? कोई ऑपरेशन बोल सकता है? बताओ फटाफट बताओ। रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस 1 into 1 sir, मतलब 1 into 1 मतलब रो 1 सिंपल रो 2 माइनस रो 1 ही बोलो। हाँ सर, एक ही बात हो, मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 1 and row 3 tends to row 3 minus row 1. Did you get my point, everyone? Yes, everyone, have you understood this point? क्या हो जाएगा? अब देखो ये बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट डे से आज तो हम लोग नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि बहुत कंसेप्ट है। row 2 tends to row 2 minus row 1, 0, 4, 2. row 3 tends to row 3 minus row 1, 1 minus 1, 0, minus 1, 5. So this is an answer. You can expand along first column plus 1 into 22. I hope you are getting my point. ठीक है, इस तरह से और एक दो ही ऑपरेशंस बचा है, बट ये मेन ऑपरेशंस था। तो now when what we'll do is the next class will begin sums based on these operations. Okay, you can copy down this.